हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए पेप्सू एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिए दोस्त, पेप्सू एक्ट कहीं कहीं 1954 में भी देगा, कहीं 1948 में देगा, कहीं 1966 में देगा। तो हर का अपना अपना पेप्सू एक्ट का अलग अलग यूज है। यानी अगर कहा जाए कि सर पेप्सू एक्ट आपातकाल के संबंध में, यानी आपातकाल लागू करने के लिए सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगा था और कब बाबू? तो सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लगा था 1951 में। अब फिर जाकर क्या हुआ कि तत्कालीन पंजाब और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू राज्य में लागू किया गया। अगर पेप्सू एक्ट की बात करें तो 1954 में पारित हुआ था पेप्सू एक्ट, ठीक है। अब पेप्सू एक्ट के तहत ही क्या हुआ था कि पंजाब, हरियाणा और ये चंडीगढ़ का गठन हुआ था। समझ में आ गया क्या? तो पेप्सू एक्ट की बात करें कि कब पारित हुआ था? 1954 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1951 में। किस राज्य में? तो पंजाब में, ठीक है। सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब और फिर 1953 में पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में भी लागू किया गया था। क्या चीज़? तो राष्ट्रपति शासन। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वह क्वेश्चन क्या है सर? तो घटना चक्र के जो भूगोल है उस पर हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। सुनिएगा, नीचे दिए गए दो कथन है, पहला कथन है और दूसरा कारण है। कथन सुनिएगा, विश्व का अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कौन सा कह रहा है? कथन ए। कारण आर कह रहा है कि व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यानी अब व्यापारिक जो पौने हैं ना बाबू, जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है, ठीक है। यानी जैसे जैसे व्यापारिक पौने पश्चिम की ओर बढ़ेगी तो उसकी नमी और आर्द्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। अब विश्व में अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो है ना वह 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यानी अधिकांश जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सब कोई ना कोई महाद्वीप के किधर है? तो पश्चिम साइड में है। आप देख लीजिए, वेस्टर्न सहारा, ठीक, पश्चिमी सहारा मरुस्थल देख लीजिए, या पैटागोनिया के मरुस्थल देख लीजिए, या थार मरुस्थल देख लीजिए। यानी लगभग सब के सारा किस साइड बाबू? मोस्टली उष्णकटिबंधीय मरुस्थल किधर पाया जाएगा? पश्चिम की ओर। तब बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। सुनिए, कथन दूसरा है कि कथन ए कह रहा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, ठीक। और कारण सुनिएगा, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? कि जितनी ऊर्जा मानव एक वर्ष में उपभोग करती हैं, जितनी ऊर्जा मानव एक वर्ष में उपभोग करती हैं उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। सोच के देखिए। तो यह दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यानी मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। अधिकतम ऊर्जा उत्पादन के कौन है? मरुस्थल। कारण क्या है सर? तो जितनी मानव एक वर्ष में सूर्य के जो रोशनी है या प्रकाश है उसका उपयोग करता है, उसका 6 घंटे में ही मरुस्थल क्या करता है? उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। आइए, मरुस्थल परिभाषा किया जाता है उस क्षेत्र में जहां वर्षा कितना, बताइए, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा जाता है बाबू?
मरुस्थल के श्रेणी में रखा जाता है, यानी मरुस्थल कहा जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम हो मरुस्थल के श्रेणी में आता है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कितने डिग्री अक्षांश के पास बाबू? तो 23 डिग्री। पहले ही बताया कि 15 से 30 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन में 0 अंश अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास, ये ऑप्शन में था। तो एकदम क्लियर है कि कितने डिग्री? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास, यानी 15 से 23 डिग्री अक्षांश के पास, 15 से 30 डिग्री अक्षांश के पास क्या रहता है बाबू? अधिकतम मरुस्थल होने की संभावना, यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होने की संभावना रहती है। खुद ही कहते। तो यह बीपीएससी 1996 में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए कितना बेबाक हम लोग कल डिफिनीशन इसका पढ़े थे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका आ जाए तो अंटार्कटिका हो जाएगा। संसार का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आर्कटिक, आर्कटिक मरुस्थल। पहला है संसार का बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका और दूसरा है संसार का बड़ा मरुस्थल आर्कटिक मरुस्थल। समझ में आ गया? एक है दक्षिणी ध्रुव और एक है उत्तरी ध्रुव। कोई दिक्कत है? अगर ऑप्शन में ये सब न दिखे तब आपको मारना है सहारा, या कह दे कि संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है सबसे बड़ा, तो सहारा हो जाएगा। सहारा कैसा मरुस्थल है? आटा में सहारा करब, ना मानव आटा में सहारा करब, ठीक है, जाइब अरब और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया। आकाश से, थार से। ये दोस्त कैसा मरुस्थल है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है। बिल्कुल सही। यह यूपी पीसीएस 2012 में पूछा है। टकला मकान मरुस्थल, कौन मकान? टकला मकान मरुस्थल चीन। कहाँ पर है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुनिएगा। सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सोनोरन कहाँ पर है बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अच्छा सर, टकला मकान चीन में है। काराकुम मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। लेकिन गिब्सन जो है ना वह ब्राज़ील में दे रखा है, या गिब्सन और सिम्पसन दोनों मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। खुद ही कहते 10 तेलुट मरुस्थल, 10 तेलुट और 10 ते कबीर और 10 तेलुट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। रब अल खालिद, सऊदी अरब नहीं। गोबी मरुस्थल बाबू गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये है मंगोलिया में। चीन और मंगोलिया में, दोनों में। कौन है? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कैसा है? तो यह कैसा है? शीतकालीन मरुस्थल का उदाहरण है, यानी शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण कौन? गोबी मरुस्थल। लद्दाख सब शीतोष्ण है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जो दक्षिण एशिया है ना उसका सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार है। देखिए थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो सुनिएगा। आटाकामा मरुस्थल के बारे में ध्यान से सुनिएगा। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शुष्क माने समझ रही हैं? सबसे गर्म मरुस्थल है। यानी आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र यानी ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। इसमें सोडियम नाइट्रेट यानी इसमें नाइट्रेट की अधिकता है। आटाकामा मरुस्थल की खास विशेषता है कि इसमें नाइट्रेट की अधिकता पाई जाती है, यानी सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार है। यह मरुस्थल दक्षिण चिली में नहीं है बल्कि उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तारित है। यानी उत्तरी चिली और पेरू में विस्तारित है। नहीं कोई डाउट? चिली और पेरू के ही सीमा पर टिटिकाका झील नहीं, टिटिकाका
झील स्थित है कि ये पेरू और बोलिविया, टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। कौन? टिटिकाका झील, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नौकायान झील है, ऊंचा झील। अब बोलिविया को देखकर क्या खेलेगा? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? बोलिविया की राजधानी लापाज। एक और चीज बता दे रहा हूँ कि दक्षिण अमेरिका के मात्र 2 देश, बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और 2 ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड है, वरना सभी देश दक्षिण अमेरिका के समुद्र से सीमा साझा करता है। वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका एक भी देश लैंड लॉक्ड नहीं है, यानी उसका एक भी देश लैंड लॉक्ड नहीं है? वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है? तो उत्तरी अमेरिका। कौन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है बाबू, उसका कोई भी देश लैंड लॉक्ड नहीं है, सब समुद्र से सीमा साझा करता है, हर देश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। अटाकामा के बारे में सही नहीं है बाबू, तो वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, यह गलती है। यानी वह कहाँ है बाबू? तो उत्तरी चिली और पेरू की सीमा पर विस्तारित है। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। उसमें क्या पाया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट, तांबा नहीं और अन्य खनिज पदार्थ। विशेषता इसमें याद रखना कि यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, और इसमें नाइट्रेट की अधिकता। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है बाबू? तो अटाकामा मरुस्थल है। यानी पृथ्वी का सर्वाधिक, अगर पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र बोला जाए तो कौन है? वह अटाकामा मरुस्थल। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी चिली और पेरू के सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अब सुनिए, शीतोष्ण कटिबंधीय तो आटा में सहारा, करी, ना मानव, जैव, कहाँ? अरब और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया थार से जैव ना हो। तो देखो अरब तो आ गई उष्ण कटिबंधीय में, अटाकामा आ गया उष्ण कटिबंधीय में, कालाहारी, ठीक है, करी, कालाहारी उष्ण कटिबंधीय। तो पैटागोनिया मरुस्थल क्या है? शीतोष्ण मरुस्थल। ना पकड़ा गया? अरे चला, कोई दिक्कत? कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? यानी पैटागोनिया का मरुस्थल कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बाबू 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। आहा, 30 डिग्री, देखिए उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 15 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है ना, वह 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कोई दिक्कत? सुनिए, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करती है। नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है, जबकि पहला कथन सही है। यानी सही कथन फिर से सुनिएगा दोस्त, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों के व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो कालाहारी कहाँ पर अवस्थित है बाबू? तो देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है ना, यह दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण, सही है, यह दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल। इसी में बुशमैन जनजाति रहती है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है, कुछ भागों में विस्तृत है। तो कौन कौन? अंगोला, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में फैला है। नामीबिया के राजधानी सर विंडहोक, अंगोला के राजधानी लुआंडा, लवांडा जिसको कहते हैं लुआंडा दोस्त, ठीक है। जाम्बिया के लुसाका, जाम्बिया के लुसाका, और दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका के राजधानी प्रिटोरिया।
निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल एकदम देख लीजिए बोत्सवाना। कहाँ पर? अफ्रीका के एकदम नीचे, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर है बोत्सवाना। कोई दिक्कत है? बोत्सवाना मोजाम्बिक बगलवा में किनारावा एकदम, कोई डाउट? तो निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी। अब देख लीजिए ऑप्शन सुनिएगा, गोबी, तो गोबी देख लीजिए बीच में आ गया बेचारा। चिहुआ आहुआन, चिहुआ आहुआन कहाँ बतैले रहे? चिहुआ आहुआन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। चिहुआ आहुआन कहाँ? यूएसए और मैक्सिको के सीमा पर। और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है, जबकि सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सुनिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया में। जातना मरुस्थल ग्रेट से चालू आ जाए दुनिया में, याद रखना ट्रिक है, सब कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। आज जातना ग्रेट से झील आ जाए सब अमेरिका में। जातना ग्रेट से झील आ जाए वो सब अमेरिका आँख मूंद के मार के चलाना है। आ जातना ग्रेट से स्टार्ट कर दे मरुस्थल सब मार के कहाँ ना है? ऑस्ट्रेलिया, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस। या अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो सुनिएगा, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। कौन बाबू? कौन? तो अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल, यही इसके बारे में सही कथन है। नेक्स्ट सुनिएगा, कह रहा है कि घास के मैदान, विश्व में जो घास के मैदान है ना प्रमुख है, उसी के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। सुनिए, घास के मैदान में सर सुनिएगा, स्टेपीज कहाँ पर पाया जाता है बाबू? रूस में। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर? प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, प्रेयरीज घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका। वेल्स दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स, और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना ना। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना। ऑस्ट्रेलिया में बाबू डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पम्पास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना के राजधानी ला प्लाटा नहीं, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के राजधानी। अब ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। अर्जेंटीना के राजधानी ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। अर्जेंटीना विश्व का सबसे अधिक मांस निर्यातक देश है। अर्जेंटीना विश्व का सबसे अधिक मांस का निर्यातक देश है। कोनो दिक्कत? चलो जाए ना। आइए, लानोज दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका के लानोज। पूछताछ हंगरी, हंगरी के घास के मैदान को पूछताछ कहते हैं। नहीं, स्टेपी यूरोप के घास के मैदान स्टेपी। स्टेपीज का कुछ भाग एशिया में भी पाया जाता है। प्रेयरी सर उत्तरी अमेरिका। वेल्ड अफ्रीका, यानी अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। सवाना। या देखिए, सुनिएगा, कौन सा जोड़ा सही है? तो अर्जेंटीना के पम्पास, अर्जेंटीना के पम्पास। आ कैंपास कहाँ के है बाबू? तो ब्राजीलिया, ब्राजीलियन के, यानी ब्राज़ील में कौन सा? कैंपास। कैंपस का जूता आता है ना, तो उसी पर याद रखे कैंपास कहाँ के? ब्राजीलिया के। पम्पास अर्जेंटीना के, लेकिन ब्राजीलियन के कौन? कैंपास। सवाना पूर्वी अफ्रीका के, केन्या तंजानिया। केन्या के राजधानी नैरोबी। केन्या के राजधानी IUCN, IUCN रुक जा। IUCN के स्थापना कब हुआ था? 1948 में। 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड। लेकिन सर पूछ दे
कि केन्या के राजधानी नैरोबी में तो UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका स्थापना 1972 में और इसका हेडक्वार्टर केन्या के राजधानी नैरोबी में है। कोई दिक्कत है? तो कह रहा है सर तंजानिया, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया को देख कर क्या खेलाया? जंजीबार द्वीप, जंजीबार द्वीप कहाँ है? तंजानिया में, जो कि लौंग के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में जंजीबार द्वीप कहाँ पर? तंजानिया में। अफ्रीका के हो गया सवाना। स्टेपिज सर रूस और मध्य एशिया, बताए नहीं? स्टेपिज कहाँ पर? रूस यानी कुछ भाग यूरोप, यानी यह यूरेशिया में, यूरेशिया उसको कहते हैं, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के यूरेशिया। कोई दिक्कत? यूरोप और एशिया के। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जो 80% हिस्सा भारत ये थी एशिया में, अब 20% हिस्सा यूरोप में पड़ता है? तुर्की। और तुर्की की राजधानी अंकारा। और तुर्की के मुद्रा के क्या नाम है? तुर्की के राजधानी अंकारा। और रोम के राजधानी? इटली के राजधानी इटली के राजधानी कहाँ? और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर। तो अभी मैं क्या पूछा था? तुर्की ना। तुर्की के दोस्त मुद्रा के नाम बताइएगा आप लोग कि तुर्की के मुद्रा का क्या नाम है। ठीक, इटली के मुद्रा का क्या नाम है? लीरा। और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अब सुनिएगा, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है बाबू? अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में आ जाइए तो क्या हो जाएगा? पंपास। कहें कि अर्जेंटीना किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में, महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या स्थित है? अर्जेंटीना में, यानी दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कथन सुनिएगा और कारण सुनिएगा। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यानी कहने का मतलब है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका के चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? चलिए दोस्त, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका के तो पंपास। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास, और उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज। दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है बबू अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान अगर कह दे तो वो भी पंपास। लानोज का विस्तार वेनेजुएला में। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज। अच्छा सर, कैंपास अभी बताया ब्राजीलियन, कैंपास ब्राजीलियन, पंपास अर्जेंटीना, और सेल्वास अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में कौन सा? सेल्वास पाया जाता है, सेल्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ना? आइए सुनिएगा, स्टेपिज कैसा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। यानी स्टेपिज कैसा है बाबू? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। टैगा कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। खुद ही कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? तो सुनिएगा, पंपास, वेल्ड और डाउन्स। पंपास, वेल्ड और डाउन्स ये तीनों क्या है बाबू? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। लेकिन सवाना जो है ना वह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। निम्न में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? बताइए। पंपास कहाँ पर? तो अर्जेंटीना में। कहाँ पर बाबू?
अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशियाई में पाए जाते हैं? तो यूरेशियाई में स्टेपीज, यानी यूरोप और एशिया में कौन सा? स्टेपीज। तो यह भी कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है ना, उसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र के ज्योग्राफी। आइए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? इंडिया डिवाइडेड के, अच्छा हिस्ट्री है दोस्त, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड आज थोड़ा सा खसका है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो किसका बाबू? तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरबिंदो। और श्री अरबिंदो को दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी कहा जाता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किसे बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह पुस्तक लिखी थी। इसने ही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही किसके साथ? लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया था। कब? 1856 में। किसके शासनकाल में बाबू? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु द्वारा बंगाल में रचित नाट्य कृति है, एक नाटक है। तब पूछेगा आपसे कैसे कि नील दर्पण क्या है? एक पुस्तक है, कहानी है, नाटक है, या काव्य संग्रह है, कविता है? तो ये क्या है? एक नाटक है। यानी नील दर्पण क्या है? एक नाटक है। इसमें पश्चिम बंगाल में, बिहार में जो कृषियों के द्वारा नील की खेती पर जो अंग्रेजों द्वारा कर अध्यारोपित किया जाता था ना, या उसको बलाते खेती करने के लिए कितना 15% हिस्सों पर, या 3/20 3 कठिया व्यवस्था था ना। आप टोटल 20 हिस्सा में खेत है तो उसका 3 हिस्सा में ज़रूर आप नील की खेती करिए। तो इस सब बारे में जिक्र किया गया है। सुनिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधरानी 1884 में प्रकाशित हुआ था। तो पूछेगा कि देवी चौधरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अक्सर लड़का फंसता है। देवी चौधरानी पुस्तक अगर पूछ दे तो इसका लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही 1896 में वंदे मातरम, कौन? सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित था। नहीं, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे वहाँ पर कलकत्ता में? रहमतुल्लाह सयानी। नहीं। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी में लिखित एक कहानी है बचवा। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी में लिखित कहानी है, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखित कहानी कौन सा है? शतरंज के खिलाड़ी। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। यानी उर्दू में इस कहानी का शीर्षक कौन है बाबू? शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। यानी चंद्रकांता किसकी रचना है बाबू? तो देवकी नंदन। देवकी नंदन खत्री की रचना कौन सा है? चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। सुनिए, अमृतलाल नागर पुस्तक के लेखक कौन है? अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। चितौमरा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत चितौमरा के लेखक हैं।
देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी देवदास के लेखक। अच्छा सर, इसका कौन है? देवी चौधरानी के बंकिम चंद्र चटर्जी। गीत गोविंद के बाबू जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है बाबू? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल में पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने? मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। समझ में आ रहा है ना? यानी कार्ल मार्क्स में किस चीज़ के बाबू? तो पूंजीवाद के विरोध और समाजवाद के सपोर्ट में बातें की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन M.N. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो वैंगार्ड। कौन बाबू? वैंगार्ड। M.N. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी वैंगार्ड। ठीक है, चलिए दोस्त, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ का। किससे? आनंद मठ का। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ। आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 ईस्वी में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था। दुर्गेश नंदिनी लिखा था। इन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। गीतांजलि की रचना किसने किया था बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य के लेखक कौन है बाबू? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती, गीतांजलि के रविंद्रनाथ, दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? चंदेश्वर। कौन है? चंदेश्वर। यानी राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है बाबू? चंदेश्वर। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो आनंद मठ। कौन बाबू? आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। वंदे मातरम का गीत, जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है तो आनंद मठ में। किसमें बाबू? आनंद मठ में। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती भाषा में। याद रखना, यह पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है। इनके आत्मकथा का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगढया के रचयिता कौन है? चेतावनी रा चुंगढया के रचनाकार कौन है बाबू? तो केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारहट। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है बाबू? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया था। ठीक है। एक समुद्री जहाज के डेक पर उसने हिंद स्वराज्य पुस्तक की रचना कर डाला महात्मा गांधी। कब? 1909 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य की रचना किया था? तो 1909 में। बहुत सुंदर, बहुत भी यही सब क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन है बाबू? तो भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। ठीक है। अंधेरा नगरी नाटक के लेखक कौन है? अंधेरा नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नाटक या अंधेर नगरी नाटक के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो शिव कुमार बटालवी। पहले कौन थे बाबू? स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं था तो शिव कुमार बटालवी। जबकि स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन थे? तो रंगलाल थे, नवीन चंद्र सेन थे, हेमचंद्र बनर्जी थे। सुनिए, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सुब्रमण्यन भारती किस भाषा के कवि थे? सुब्रमण्यन भारती तो तमिल भाषा के कवि थे। यानी सुब्रमण्यन भारती किस भाषा के कवि थे बाबू? तमिल भाषा के कवि थे। राष्ट्र कवि की उपाधि साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु किसे प्राप्त हुई है? तो मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। तो संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? तो जयप्रकाश नारायण। ध्यान से सुनिएगा। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोर्स्टर। E.M. फोर्स्टर अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। यानी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। संस्कृति के 4 उपाध्याय, संस्कृति के 4 उपाध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह। यानी संस्कृति के 4 उपाध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। कौन है बाबू? बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र। कौन है? बिपिन चंद्र। ठीक है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्त अब हम लोग पॉलिटी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। आइए देखिए, विनिमयन अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा ही 1774 में क्या किया गया था? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में नहीं स्थापना किया गया था हाई कोर्ट के। 1862 में वहाँ हुआ था? बताइए। चलिए दोस्त, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुआ था? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जबकि मुंबई और मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अच्छा सर, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। इससे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। अब सर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्यों पारित हुआ था? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उसको दूर करने के लिए क्या किया गया था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पारित किया गया था। कोई दिक्कत है? अब सर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसके द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 का गठन किया गया। अब सर इसमें राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया,
जबकि कंपनी के कार्यकाल देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की देखिए, राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस लिए की गई थी? राजनीतिक मामलों को देखने के लिए, और जबकि कंपनी के कार्यभार को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। समझ में आ गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। सर, चार्टर एक्ट 1813 क्या है? तो सुनिएगा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई तथा भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। और ब्रिटिश व्यापार एक अधिकार को चीन और चाय के साथ छोड़कर अन्य व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कहिए तो ब्रिटिश व्यापारिक एक अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। अब सर, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा क्या किया गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कौन से एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इस अधिनियम द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। सुनिए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम से। याद रखिएगा, बर्मा को, यानी जो वर्तमान में म्यांमार देश के नाम से जाना जाता है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हुआ था। कब? तो 1937 में। 1937 में उड़ीसा एवं सिंध नाम से 2 नए प्रांत बनाए गए थे इस अधिनियम के अंतर्गत। यानी उड़ीसा एवं सिंध नाम के अन्य राज्य के देखिए, उड़ीसा के भी गठन 1936 में, 1 अप्रैल 1900। तो इसका भी जो गठन हुआ था ना उड़ीसा का, ये भी पहले बिहार में ही सम्मिलित था। ठीक है, तो इसको अलग किया गया था 1935 के अधिनियम से ही उड़ीसा का भी गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब सुनिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो 1937 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो कनाडा से। भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश से? कनाडा से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। यानी कनाडा के ऐसा संविधान में बाबू केंद्र जो है राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। कहने का मतलब है कि अधिक ताकतवर है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। किसको है बाबू? संसद को। बता चुका हूँ। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा से ही लिया गया है। यानी राज्यपाल चाहेंगे तो किसी भी विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए रोक कर रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 201 में प्रावधान है। समझ में आया क्या? और यह सर किस लिए राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयक किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। समझ में आया क्या? अब सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तब बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से हुआ था? ये चुनाव जीते थे कहाँ से बाबू? बम्बई प्रेसिडेंसी से। यानी संविधान सभा के आरंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। सर्वप्रथम इसने बंगाल से चुनाव लड़ा था।
किधर से बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम यह पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा था, जो कि पूर्वी बंगाल अब चल गया कहाँ पर? बांग्लादेश हो गया। पहले पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। समझ में आ गया क्या? 1971 के जो युद्ध हुआ था किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसी के द्वारा क्या किया दिया गया कि अलग से बांग्लादेश का गठन कर दिया गया 1971 में। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया था बाबू? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। नहीं, अब 22 जुलाई 1947 को किसको स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज को। प्रस्तावना में भारत के प्रभावी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के न्याय को सुनिश्चित कर सके। कोई दिक्कत है? तो संविधान के सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था बाबू? तो जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम चुनाव कहाँ से लड़े थे? पूर्वी बंगाल से। ठीक। उसके बाद कहाँ से निर्वाचित हुए थे बाबू? तो मतलब स्वतंत्र भारत के विभाजन के बाद वह कहाँ से? तो पुणे यानी मुंबई से वह क्या किए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव निर्वाचित हुए थे, जीते थे उपचुनाव में। सुनिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एम.एन. राय। संविधान बनाने में कुल कितने दिन लगा था बाबू? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा पर कुल कितना दिन बहस चला था? 114 दिन। 114 दिन। कितना दिन? 114 दिन। ठीक है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे बाबू? तो KM मुंशी। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य? 7 सहित। अगर अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य थे? तो 6। इसमें एकमात्र कांग्रेसी नेता कौन थे? सदस्य कौन थे? तो KM मुंशी। बात समझ में आ गया क्या? राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णाचारी है। यानी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णामाचारी है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय राजस्थान की रियासतों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले VT कृष्णाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान तो जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी संघ है आ जाए समझ जाना है कि क्या चीज़, यानी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगर मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कहेगा कि कौन थे? JB कृपलानी। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा आलादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। यानी हमारे संविधान में
हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम यानी देश का नाम, ठीक है, किस नाम से पुकारा गया है भारत को, हमारे देश को? तो भारत और इंडिया, दो ही नाम से, कहीं हिंदुस्तान का जिक्र नहीं किया गया है। आए दिन अभी समाचार में था, चर्चा में, कि भारत का नाम परिवर्तन किया जा रहा है। तो भारत का नाम हिंदुस्तान कहीं जिक्र नहीं मिलता है, मिलता है तो क्या चीज़? इंडिया और भारत संविधान में, ठीक है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में। कहाँ पर है बाबू? प्रस्तावना में। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मेरे क्विज को रोज़ देखते रहिए, ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। एक भाई के लिए इसको शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।